हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 172 क्लास के अंदर। टुडे डेट इज 28 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि आप डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग लाजमी करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूं कि 2026 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो होते हुए नज़र आ रही हैं, उनको अपने डेली बेसिस के ऊपर नोट डाउन करना है। नहीं तो बाद में फिर आप आर्टिकल्स भी ढूंढते रहेंगे और मैगजीन्स भी ढूंढते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चीज़ों को जो है डेली बेसिस के ऊपर कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कह लें कि नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको आप डेली बेसिस के ऊपर कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा जिनको इश्यू आ रहा है यहाँ पर, सर हम समझ नहीं पा रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, पेजेस उठाएं, टॉपिक की मेन हेडिंग दे, इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रैटेजीज हैं, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट है, हेडिंग दे और नीचे जो है आपने डाटा जो है पुट करना शुरू कर देना है। और डाटा हम यहाँ पर जो डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आपका चाहे जितने भी स्टैट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं, रूट कॉजेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है, उसके अलावा रेमेडीज़ हैं, सजेशंस हैं, तो वो जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, जो आपका करंट अफेयर है वो सिर्फ अब करंट अफेयर के पेपर के हद तक नहीं रहा, और ये बात मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जितने भी एंगेज हो रहे हैं हमारे साथ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर कि अब आपका करंट अफेयर जो है सिर्फ करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा, अब वो आपका पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, जेंडर स्टडी के अंदर भी, क्रिमिनोलॉजीज के अंदर भी, उसके बाद अगर देखा जाए इस्लामिक स्टडी और हमारा एसए का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम डेली बेसिस के ऊपर, आप ऐसे समझ लें कि आप एक पेपर ही यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर का रिलेटेड भी है, पाकिस्तान अफेयर का रिलेटेड भी है, आईआर का रिलेटेड भी है, एसए के रिलेटेड भी है और इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड भी है। जैसे हम दहशतगर्दी को डिस्कस करें, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर इस्लामोफोबिया जिस तरह दोबारा जो है यहाँ पर हवा पकड़ रहा है वो भी डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप डेली बेसिस के ऊपर कवर करते जाए, दैट्स इट। इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स है, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो आप डिस्कस करते हैं हमारे लेक्चर्स, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाजमी डिकोड करते हैं। देखिए, ये भी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, देखें, अगर आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का मसला है, अगर आपको आइडियाज़ पिक नहीं हो रहे, तो डेली बेसिस के ऊपर वन ऑफ द कह लें कि यहाँ पर जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसमें से अगर देखा जाए तो फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें डेली बेसिस के ऊपर। जस्ट एक को होता क्या है कि उसके अंदर आप क्या करते हैं, चीज़ों को मल्टीफेरियस एंगल से जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आइडियाज़ को पिक करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको आइडियाज़ भी जल्दी पिक होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, फिर आपकी जो राइटिंग स्किल स्लो है ना, जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आपको आइडियाज यहाँ पर जल्दी पिक हो रहे, तो आपकी राइटिंग स्पीड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बूस्टअप हो जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रेडी स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा देखते हैं। वो कहता है कि थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। क्या मतलब है इसका? कि चीजें कभी भी नहीं बदलती, खुद को यहां पर बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर जितने भी हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस है, सीएसएस है, चाहे वन पेपर है, देखिए हमारा रिलेशन एस्पिरेंट्स के साथ है तो इसलिए वही बात करेंगे। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटजीज यहां पर काम नहीं कर रही,
जो आप मेथड्स यहां पर अडॉप्ट किए हैं, जो अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसके अंदर चेंज लेकर आए। चेंज लेकर नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा। सोसाइटी के अंदर देख लें कि जितनी चीजें खुद बदलती हैं या बदलना पड़ती हैं। चीजें बदलना पड़ती हैं, चीजें कभी भी खुद नहीं बदलती। आज बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज गुजरी हैं, रिलीजन उठा लें, लिटरेचर उठा लें, आप साइंस एंड डिस्कवरीज उठा लें, यहां पर साइंटिस्ट उठा लें, क्या वो अपने कह लें कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी डायरेक्शंस को चेंज नहीं किया? चेंज किया है, देन ही चेंजिंग आई ना यहां पर। तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी डायरेक्शंस, अगर देखें किसी को राइटिंग का मसला है, किसी ने बोला है आप डेली बेसिस के ऊपर एक पेज लिखो, देन भी आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रैटेजी को चेंज करो, एक पेज को 10 पेज पे लेकर जाओ, अपने आप को रगड़ा लगाओ, लिखो बैठ के। जितनी देर तक आपकी ये फिंगर यहां पर पेन नहीं करेगी ना, उतनी देर तक बात बनेगी नहीं। अगर आप वीक हो ना, अगर आपको फियर है, तो वो जो बोला एक पेज लिखो मोर देन इनफ है, अब एक पेज लिखने से गुजारा नहीं होता। एक पेज की बजाय 10 पेज लिखे, अपने आप को रगड़े, सारी बात ही यहां पर राइटिंग पे आ जाएगी फिर। तो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करें, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं। आज हमारे पास 7 टॉपिक्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर टॉपिक रहने वाला है वो है यहां पर फ्रॉम तालिबानाइजेशन टू डी ट्राइबलाइजेशन, द राइज ऑफ तालिबानाइजेशन, अ पोस्ट कोल्ड वॉर लिगेसी। इसको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यूएसएसआर से लेकर, यूएसए से लेकर, 1996 से लेकर, वॉर एंड टेरर से लेकर, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आ रही है, ब्रिटिश का क्या रोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक और चीज भी है, ओरिजिन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके यहां पर जो डेवलपमेंट हुई है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एफसीआर, एफसीआर क्या चीज है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, जो ब्रिटिश की तरफ से यहां पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो हिस्टोरिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, पूरा इनका राइज देखेंगे कि किस तरह हुआ है यहां पर। ठीक है, सेकंड हमारे पास रहेगा यहां पर पीस मेकर्स रोल, पाकिस्तान डिप्लोमेसी, अ पाथ टू डी एस्केलेशन। और ये डेली बेसिस के ऊपर हम इसको ऐड कर रहे हैं, इस टॉपिक को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की क्या यहां पर स्ट्रेटजीज है, पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान ने यहां पर क्या यहां पर न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिली, और पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, डी एस्केलेशन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम इसलिए ऐड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। थर्ड हमारे पास है इररिस्पांसिबल टारगेटिंग, क्वेश्चनिंग द लॉज ऑफ द एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ टारगेटेड सिलेक्शन, है ना, उसका डिस्कशन की थी, किसको लेकर, यूएसए, इजराइल और जो ईरान के दरमियान में वॉर है उसको लेकर हमने यहां पर डिस्कस किया था, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। यहां पर जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स किए गए और रिटेलिएट नहीं किया, तो न्यूट्रल स्टेट्स कब तक न्यूट्रल रह सकती थी, तो वो हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहां पर देखेंगे कि जनेवा कन्वेंशन जो हमें यहां पर 1949 के अंदर देखने को मिली, लॉ ऑफ यहां पर मैनुअल, वो जो हमें लॉज ऑफ मैनुअल जो देखने को मिले, उसके बाद यहां पर जो लॉज बनाने वाले हैं वही इसको तोड़ने वाले हैं। यूएसए का डिपार्टमेंट है यहां पर लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहां पर जो एक जो यूएसए का डिपार्टमेंट है जैग, जो बेसिकली कह लें लॉ ब्रांच है वॉर की, ठीक है, वो भी डील करते हैं। उसके अंदर 4 से 5,000 लॉयर्स काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिस्कशन रहने वाली। और जिस तरह यहां पर जो यूएनओ का चार्टर, बाब नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, वो क्या कहता है, जो टारगेटेड सिलेक्टेड मींस आप कहां कहां पे टारगेट कर सकते हो, कहां पे आप टारगेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो यहां पर 1996 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहां पर क्या कहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते, इलीगल है, यहां तक भी कहा था, यूज करना तो दूर की बात है। उसके बाद यहां पर क्या क्या आ गया, यूएसए का जो यहां पर वॉर एक्ट, वॉर क्राइम एक्ट जो पास किया गया यूएसए का, अब वही यहां पर जो है खिलाफ वर्जी करने पर सजाएं भी देता है और वही यहां पर ऑर्डर भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास इनडिसेंट रिमार्क्स, डिप्लोमेसी वर्सेस बेलिजरेंस, इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रीजन के अंदर जो है ना,
पाकिस्तान और इंडिया अगर किसी को राइवल समझते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं। और यहां से जो जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, यहां पर इंडिया की तरफ से, उसको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पर है चाइना एडवाइजेस ईरान टू गो फॉर टॉक्स स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रोल। अब पाकिस्तान अगर देख लें कि यूएनओ भी यहां देख ले कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है, यूएनओ भी फेल होता हुआ नजर क्या रहा है, हो चुका है आपका। कार्नी ने सही तो कहा था कि आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। मार्क रूबियो ने भी यही कहा था कि अब जो है आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही। तो अब पाकिस्तान को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली और पाकिस्तान यहां पर रोल प्ले कर रहा है। और यूएसए की तरफ से तो पहले भी यहां पर जो है वो पाकिस्तान की रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डिप्लोमेसी उसको एक्सेप्ट कर चुका है। उसके बाद है यहां पर 6th नंबर पर है G7 अलायंस प्रेस मार्को रूबियो। उसके बाद ऑन यूएसए प्लान्स फॉर ईरान वॉर, यूएसए डिप्लोमेसी अंडर ग्लोबल स्क्रूटनी। हमने G7 के अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका के केस, साउथ अफ्रीका और यूएसए की आपस में क्यों नहीं बनती भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी यहां पर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से मार्को रूबियो के ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, उनके ऊपर बार बार यहां पर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आपके पास कोई प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या है यहां पर वॉर को लेकर एंड करे। यहां पर दूसरी तरफ जो है यहां पर यूक्रेन और रशिया, यूरोप को सबसे ज्यादा मार पड़ रही है क्योंकि इधर से गल्फ में वॉर है, उधर से रशिया की तरफ से वॉर है। भाई एनर्जी कहां से इंपोर्ट करें, उनको तो अपने लाले पड़े हुए हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं अब हमें अपने पांव पे ऊपर हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब ये चीज देखने को मिल रही है। 7th नंबर पर है यूक्रेन सऊदी अरेबिया साइन एयर डिफेंस डील, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की साहब ने विजिट किया यहां पर सऊदी अरेबिया का और दोनों के दरमियान में एयर डिफेंस पैकेट यार में साइन होता हुआ नजर आया, जहां पर यूक्रेन जो है अपने ड्रोन्स वगैरह यहां पर एक्सपोर्ट करेगा। अब देखिए खुद यहां पर लड़ रहा है जंग और दूसरों को भी एक्सपोर्ट करेगा, ये हाल है। अब लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब को 1 बाय 1 जो हम लाजमी डिस्कस करते हैं और ये हमारे जो राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले भी कहता हूं कि बैलेंस जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, इस तरह वोकैब का भी बैंक बनाएं, ताकि आप जब मेन एग्जाम के अंदर बैठे हों तो आपको वोकैब की प्रॉब्लम ना आए, आप टॉपिक के रिलेटेड वोकैब को जो है निकाल सके। जो टॉपिक के रिलेटेड जॉर्गन्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं या वर्ड्स हैं, उनको आप पिक करके इजीली यूज कर सकते हैं। इससे आप एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, आपके रेपिटेशन वाला जो मामला है आइडियाज या वर्डिंग वाला या स्टेटमेंट्स का, वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो बार बार स्टेटमेंट मोल्ड करके चूरन बेचा जा रहा है ना, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी, जितनी देर तक आपकी वोकैब ठीक नहीं होगी। तो वोकैब को यहाँ पर बेहतर करें। जस्ट सिनोनिम या एंटोनिम के लिए मत प्रिपेयर करें। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप राइटिंग स्किल के लिए इसको यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास फर्स्ट ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली। देखें इसके अंदर ना पहले हम थोड़ा सा जो ना नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है उसका ओरिजिन देख लेते हैं, एफसीआर को थोड़ा देख लेते हैं यहां पर, और देन जो है ना हम पूरा तालिबानाइजेशन जो है ना देखेंगे कि किस तरह यहां पर एस्केलेशन देखने को मिले। चीजों को सीक्वेंस के साथ लेकर चलेंगे ताकि आपकी यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहां पर द राइज ऑफ तालिबानाइजेशन द पोस्ट कोल्ड वॉर लिगेसी। देखें 1901 के अंदर क्या हुआ, यहां पर जब आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको यहां पर क्रिएट किया गया, और किसके अंडर, यहां पर कौन था, यहां पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और कौन कंट्रोल कर रहा था पूरे सभ्य कॉन्टिनेंट को, आपका ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश ने यहां पर इसको क्रिएट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पर 1932 के अंदर क्या हुआ कि इसको क्या किया गया, यहां पर जो है वो कह ले कि गवर्नर रूल बना दिया गया। क्या यहां पर बन गया, ये गवर्नर रूल बना दिया गया। अब एक और चीज बताना चाहता हूं, देखे ब्रिटिश ने जो यहां पर जो पूरा कंट्रोल कर, बेसिकली जो है ना हम बात करते हैं ना आज जो पुलिस की बात करते हैं सर्विस के लिए, ये ब्रिटिश किसके लिए लेकर आए थे, कंट्रोल करने के लिए लेकर आए थे सभ्य कॉन्टिनेंट को। वही चीज इन्होंने यहां पर देखा कि भाई जो ये एरिया तो हम इस तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह क्या करते हैं, यहां पर इसको स्टेटस दे देते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस का, ठीक है, ताकि इधर भी हमारा कंट्रोल रहेगा। अब इधर कौन रूल करेगा, भाई गोरे तो आएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, यहां पर किसको उठाकर डाल दिया, जितने भी यहां पर एलीट थे, ट्राइबल्स के सरदार थे, उनको उठाकर डाल दिया यहां पर, अभी आप कंट्रोल करो। तो एफसीआर जो यहां पर फेल होता हुआ नजर आया ना, इसी ये भी देखेंगे कि क्यों हुआ यहां पर। तो इसको फिर क्या यहां पर
गवर्नर रूल मैं इसको जो है वो इंक्लूड कर लिया गया। फिर 1937 के अंदर क्या हुआ, लेजिस्लेचर यहां पर बनाई गई, ठीक है। फिर 1969 के अंदर क्या हुआ, प्रिंसली जो स्टेट है स्वात, दीर, चतराल, एम्ब, इसको क्या किया यहां पर इसके अंदर मर्ज कर दिया गया, जम कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 1955 के अंदर क्या हुआ, वाज अ मर्ज्ड इनटू वेस्ट पाकिस्तान, इसको क्या किया गया, जब 1 यूनिट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, 1955 के अंदर क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया 1 यूनिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या 1970 के अंदर क्या हुआ कि इसको स्टेटस दोबारा जो है रिस्टोर किया गया इसका, जब यहां पर आपका 1 यूनिट एंड होता हुआ नजर आए। ये नेक्स्ट हमारे पास रहेगा अंटिल 1934 कोहिस्तान पार्ट ऑफ द गिलगित एजेंसी वाज गवर्नड अंडर FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। अब यहां पर FCR को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये इसके बारे में नहीं लिखा हुआ अंदर, लेकिन यहां पर मैं चीजें बता देता हूं। बेसिकली क्या देखें, इसको जो है 1901 के अंदर जो है ब्रिटिश की तरफ से क्या किया गया था, यहां पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था कंट्रोल करने के लिए। क्या किस वजह से यहां पर कंट्रोल, इन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने, वही बात है ना कि जो एलीट ट्राइबल है उनको अपने हाथ में किया, और यहां पर फिर जो है ना इस जो है कह ले के इस रेगुलेशंस को यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दिया FCR को कंट्रोल करने के लिए। ये नहीं कि यहां पर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वो तो अलग बात है, यहां पर जस्टिस प्रोवाइड किया नहीं गया क्योंकि यहां पर एलीट ट्राइबल से उनके अपने भी इंटरेस्ट है भाई। वो कैसे चाहते थे उस दौर में कि नीचे से उठकर कोई आकर उनके सामने बैठ जाए सरदारों लोगों को। तो ये चीज बेसिकली यहां पर देखने को मिलती है एलीट ट्राइबल्स। तो ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 1901 के अंदर ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज भी अब इसके और भी इसके डिस्कशन करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर 1934 के बाद फिर जो है यहां पर कोहिस्तान केम अंडर द जो हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद यहां पर क्या किया गया FCR, जो बेसिकली आप ये समझ लें कि जो एलीट ट्राइबल थे उनको क्या किया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया जस्टिस के लिए, क्योंकि इधर पुलिस भी नहीं थी, ना कोई क्रिमिनल लॉज वगैरह यहां पर इन्फोर्स किए गए। तो ब्रिटिश का कहीं रोल यही था कि भाई इसको कंट्रोल किया जाए किसी ना किसी तरीके से। अब कंट्रोल किस तरह कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टली तो आकर कर नहीं सकते थे, क्योंकि इधर अगर देखा जाए तो ना एग्रीकल्चर था ना कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर फिर जो है कंट्रोल करने के लिए ना जितने भी एलीट ट्राइबल उनको यहाँ पर सारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सौंप दी, भाई FCR है, इसके मुताबिक आप सिस्टम को लेकर यहाँ पर चलाओ। तो ये चीज देखने को मिले। डिनाइड ट्राइबल पीपल्स बेसिक राइट्स, फिर यहाँ पर इसकी वजह से हुआ क्या, लॉस क्या, जितने भी बेसिक राइट्स है वो यहां पर कंप्रोमाइज हो गए, ठीक है। जो जस्टिस फ्राहम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, भाई वडेरा सिस्टम था सारा, उनका अपना इंटरेस्ट यहां पर नजर आए थे सारे। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल डिप्राइवेशन, ये दोनों देखने को मिली। अब देखें एक तरफ तो यहां पर कंट्रोल कर रहा है ब्रिटिश, दूसरा यहां पर कर रहे हैं जितने भी यहां पर एलीट ट्राइबल है वो यहां पर उठने नहीं दे रहे। तो कहां से सोशल एंड यहां पर कहां से पॉलिटिकल जो है वो पार्टिसिपेशन होगी, यहां पर डेवलपमेंट होगी, तो नहीं हो पाएगी। तो वहां पर पहले तो ब्रिटिश के इंटरेस्ट और ब्रिटिश के जो कठपुतलीस कौन है आगे, एलीट ट्राइबल्स, तो वो कैसे उठने देंगे, नहीं उठने देंगे। तो इसीलिए यहां पर जो FCR है यहां पर फेल होता हुआ नजर आया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंपैक्ट यहां पर बात, ट्राइबल यूथ एक्सपोज टू ग्लोबलाइजेशन, तालिबानाइजेशन, फ्लैक्चुएटेड बिटवीन ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन भी हमें देखने को मिले। उसके बाद गवर्नेंस अगर देखा जाए, ट्राइबल एरियाज वर ट्रेडिशनली गवर्नड बाय रिवाज, जो हमें देखना जो जितने भी कस्टम्स है उनकी बात कर, रस्म और रिवाज की बात, उसके मुताबिक ही जो है वो यहां तक चलता आ रहा है। तो पोस्ट 11 के बाद क्या हुआ, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल नॉर्म्स। तो ये हमें यहां पर 9/11 के बाद देखने को मिला। तो ये हमारे पास ये जो पूरा हमारे पास जो स्टैट्स है ये बेसिकली जो है ना प्रोविंस जो KPK आज आपका है टुडे था ना, उसका एक ओरिजिन है कि कैसे हुआ, कैसे उसको बनाया गया। जो भी यहाँ पर ये डेट्स दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहां से जो है ना हमें पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो है तालिबान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब यहां पर सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें एक चीज यहां पर कि जब यहां पर पाकिस्तान बना तो आप बताएं कमेंट के अंदर कि वो कौन सा कंट्री था जिसने पाकिस्तान को यूएनओ के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया था, कमेंट में बताएं, ठीक है। अब ये क्या था, क्या हुआ यहां पर पोस्ट सोवियत हमें वैक्यूम देखने को मिलता है। जब यहां पर USSR 1979 के अंदर, ठीक है, क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है और 10 साल तक इनका कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चलता रहता है। तो यहां पर इस्लामाइजेशन मुजाहिदीन का एस्केलेशन हमें देखने को मिलता है।
तो फिर अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से हमें ज़ियाउल हक साहब देखने को मिलते हैं, तो बाकी चीजें आप सारी आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर 1991 के अंदर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यूएसएसआर के आपके क्या होती है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होती, पूरे यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो थाउजेंड्स की शक्ल में यहाँ पर जो मुजाहिदीन बच जाते हैं, तो ये मुजाहिदीन यहाँ पर क्या करते हैं, फिर कंसोलिडेशन इन अफगानिस्तान, ये अपने अफगानिस्तान के अंदर अपनी मजबूती को जो है और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, मजबूत होना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने जितना भी एरियाज थे अफगानिस्तान के, जितने भी एरियाज थे, इन्होंने यहाँ पर अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। मींस आप टोटली अगर कहें तो 1996 में 1996 के अंदर हमें इनकी एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन्होंने अपनी पावर को क्या क्या कंसोलिडेट किया, फिर इन्होंने क्या क्या अपनी आइडियोलॉजी और गवर्नेंस को जो है वो यहाँ पर इन्फोर्स किया। तो यहां से जो है इनका हमें एस्केलेशन देखने को मिलती है। फिर जो फर्दर जो इनकी एडिशन होती जाती है, फिर क्या होता है कि 9/11 क्या होता है यहाँ पर 9/11 जो होता है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद से क्या होता है कि माइग्रेशन देखने को मिल जाती है। ये कितने के जितने भी तालिबान है वो क्या करते हैं, यहाँ पर फाटास के एरिया में आकर रहना शुरू करते थे, इधर ही जो है सारा कुछ करना शुरू कर देते थे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो टीटीपी है वो यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो यहाँ पर फिर क्या आती है, मुआवजे वजूद में आती है, फिर वो यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर जो है ना इनकी एस्केलेशन जो हमें देखने को मिल ही रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉर एंड जो आपको टेरर देखने को मिल रही है, 20 साल तक जो है यहाँ पर वॉर भी लड़ी गई, ठीक है। तो अब फिर जो है यहाँ पर यूएस फोर्सेस को, नेटो फोर्सेस को यहाँ पर निकाला गया, और उसके निकालने के बाद पाकिस्तान आज भी उस चीज को यहाँ पर भुगत रहा है। तो यहाँ पर जो है ना कभी कभी जो है ना अहमद पीर साहब भी कभी ये बात करते थे कि ये जिस तरह इसको निकाला गया तो इसका जो खमियाजा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। तो आज वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रही है, ठीक है। अब ये चीज है, देखिए यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनकी एस्केलेशन हुई, तो अब एस्केलेशन से और फर्दर होगी, अब जो है रीजनल लेवल के ऊपर और अब जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर मिलिटेंट्स ग्रुप से जो हमें यहाँ पर नॉन एक्टर स्टेट देखने को मिल रहा है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख रहे यूएनओ के अंदर सबसे पहले यहाँ पर टेररिज्म की बात की जाती है तो किसका नाम आता है, मिलिटेंट्स ग्रुप्स का, यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। रीजनल इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, पाकिस्तान को सिक्योरिटी को बहुत बड़ा अभी चैलेंज है, टेररिज्म यहाँ पर एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर देख लें, अफगानिस्तान के अंदर देख लें, केपीके के अंदर देख लें, ये मैटर चल रहा है। अब यहाँ पर फाटा को मर्जर किया गया था, फाटा वाली बात थोड़ा देखेंगे यहाँ पर। तो फाटा को मर्जर किया गया तो वहां पर जो है ना पूरा आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि टीटीपी का कंट्रोल और ये सारा हमें यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिले। अब फाटा को पहले क्या किया, यहाँ पर स्टेटस जिस तरह उसको पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड किया गया, उसको यहाँ पर जो वो सेनेट के अंदर भी उसको सीट्स यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर सारा कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान जो है क्या किया, वो फाटा को मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद मामला और बढ़ता गया। तो अब तालिबान की तरफ से ये डिमांड है कि भाई फाटा को यहाँ पर दोबारा रिवर्स किया जाए, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाला जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है, पाकिस्तान इससे आगे नहीं गुजर सकता और ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये चीज है, तो उसको लेकर जो है अभी वॉर जो है दोनों स्टेट्स के दरमियान में हमें देखने को मिल रही। डोमेस्टिक इंपैक्ट से पहले थोड़ा सा और इसके जो रीजन देख लेते हैं कि तालिबान एस्केलेशन, देखिए एफसीआर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन वो किसके लिए करवाया गया, ब्रिटिश ने कंट्रोल करने के लिए। अब कंट्रोल करने के लिए किया गया था, वो जो जस्टिस है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज हो गया, जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया। ऊपर से अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, पॉवर्टी देख लें, उसके बाद आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को नहीं मिली, ठीक है। एजुकेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर लोगों ने यहाँ पर जो है वो कह लें कि इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यहां से जो है इनकी एस्केलेशन फर्दर जो हमें देखने को। अब सारी रीजन यही नहीं है कि यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और सारे किए गए, भाई अगर देखें तो इनका जो मामला है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है ना रोजगार के जो सोर्सेज है वो यहाँ पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह और ये सारी जो स्मगलिंग वगैरह और यही चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो जिसको यहाँ पर खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से फिर जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो यहाँ पर फिर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस को यहाँ पर किया गया, ठीक है, ताकि जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को या सिक्योरिटी को थ्रेट है उसको कर्टेल किया जा सके। एक चीज तो ये। तो अब कहीं ना कहीं पर रीजन जो पॉवर्टी की भी देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसके बाद एजुकेशन नहीं थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जो है वो कह ले के जेंडर इक्वालिटी, तो वो तो कहाँ थी। तो फिर अब अभी देख ले, जब यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट आई है तो वो कहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी भी तो कह ले के एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही देखने को मिल रही हैं,
ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ना टोटली सिनेरियो को समझने की कोशिश करके, जो तालिबान का एस्केलेशन हुआ है हमें जो सोवियत यूनियन से देखने को मिल रहा है, ब्रिटिश के दौर में किस तरह इनको सेग्रीगेट किया गया, किस तरह यहाँ पर लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ओरिजिन हमें देखने को मिला यहाँ पर केपीके को, जितना भी हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना सारी चीज़ें जो तालिबान का एस्केलेशन है, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस भी रही हैं, ठीक है। ब्रिटिश का भी रहा है, यूएसएसआर भी रहा, अमेरिका भी रहा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह देखने को मिले। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सोर्स ऑफ कह लें कि इनकम वो भी नहीं थे, जिसकी वजह से फिर मदरसा स्कूल से यहाँ पर जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिली, मिलिटेंट ग्रुप्स को यहाँ पर जो है वो बनाया गया यहाँ पर। तो आज देखें कि सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर है। अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन गज़बुल इलाका स्टार्ट किया गया। भाई क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है? हालांकि ये कोई सिविलियन के अगेंस्ट नहीं था, ना कोई अफगानिस्तान के अगेंस्ट था, बल्कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये अब यहां पर डोमेस्टिक इंपैक्ट की अगर बात की जाए पाकिस्तान के, तो इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर अटैक किया यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जितना भी एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर 2014 के अंदर देख लें क्या हुआ, ठीक है। तो अब जो है ना इन्होंने फिर क्या किया कि पाकिस्तान को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहां पर बहुत सारे अटैक, अभी बलूचिस्तान के अंदर 12 अटैक्स देखने को मिले, उससे भी ज्यादा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह वाला केस आपके सामने ही है। तो इनका जो है ना पूरा अगर देखा जाए फाटर को भी पूरा पाकिस्तान के अंदर जो हमें मर्ज करते होता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ें हमने पहले भी की है कि पाकिस्तान की तरफ से ये इम्पॉसिबल है, जो डिमांड की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से कि इसको करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें, लेकिन पॉलिसी मेजर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रही है। पाकिस्तान अभी कोरस अप्रोच को लेकर चल रहा है। उसकी वजह क्या है? इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है, ताकि तालिबान इस बात को मान ले कि भी तालिबान के जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर पीस मेकर्स रोल की बात करेंगे पाकिस्तान के। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखें हम डेली बेसिस के ऊपर ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान के अगर रीजन के अंदर देखा जाए ना, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या है? एक तरफ यहां पर चाइना है, एक तरफ यहां पर देखा जाए इंडिया है, दूसरी तरफ यहां पर अफगानिस्तान है जो सिक्योरिटी को लेकर है यूएसए की, ठीक है, जो चैलेंज समझा जाता है। देखिए एक तरफ तो हमें यहां पर वॉर देखने को मिल रही है, यूक्रेन रशिया का मसला देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट का आप देख सकते हैं, पैलेस्टाइन इजराइल से स्टार्ट करें, ईरान का तो अभी हुआ ना 28 फेब से, पाकिस्तान और इंडिया का। तो यूएनओ का रोल कहां पर है आप बताएं? तो अब जो है पाकिस्तान अपना यहां पर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ चुकी है। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है, पाकिस्तान को जो पॉलिसी मेजर्स है वो बड़ा कह लें कि यहां पर केयरफुली अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर देखा जाए इमर्जिंग पीस मेकर्स है, तो अभी हमने पूरा ओवरव्यू लिया। पाकिस्तान हैज स्टेप्ड फॉरवर्ड टू मेडिएट इन द इंट्रिकेट वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रपोजिंग 15 पॉइंट्स जो यूएसए की तरफ से दिया, जो पीस प्लान दिया गया, तो उनमें से अगर देखा जाए तो ईरान ने उसको प्लान को यहां पर काफी हद तक रिजेक्ट भी किया और फिर इसके गौर फिक्र भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें अभी जो है चल रही हैं। उसके बाद अडॉप्टिंग टू ग्लोबल रियलिटीज की अगर बात की जाए तो कंट्रीज न्यू डिप्लोमेटिक अप्रोच रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्क ग्लोबल ट्रेंड टूवर्ड्स इंक्रीज। देखें अब अगर देखा जाए तो मिलिटरिज्म की बात कर रहे हैं, मिलिटेरिज्म की बात कर रहे हैं कि जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना किया जा रहा है यहां पर? $2.6 ट्रिलियन। कितना रहेगा? $2.6 ट्रिलियन। एक तरफ तो यहां पर जो कंट्रीज जो है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह यहां पर ट्रंप ने कहा था कि भाई नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना ये तो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं यहां पर। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है रिजम्पशन जो यहां पर की थी न्यूक्लियर टेस्टिंग की, ट्रंप की तरफ से कहा गया था लास्ट टाइम। आर डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और दूसरी तरफ जो है यहां पर इंटरनेशनल लॉ जो है यहां पर वायलेट किए जा रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और वो है डिप्लोमेटिक अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट चीज है। pragmatic assessment informs its strategy to navigate world prioritizing military strength, ठीक है। अब जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी यहां पर फोकियत हासिल हो रही है पाकिस्तान की। देखे हर तरफ यहां पर जो है घिरा पड़ा है, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया, एक तरफ यहां पर अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, एक तरफ अरेबियन सी जहां पर क्योस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, वॉर देखने को मिल रही है, ईरान की उसी पे साथ ही बॉर्डर पूरा देखने को मिल रहा है। तो वेस्टर्न जोन जो है पूरा पाकिस्तान का वो एक्टिव वॉर जोन बन चुका है,
ठीक है। अब तो पाकिस्तान को क्रिटिकल सिचुएशन, तो यहां पर पाकिस्तान फिर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अगर द लिवरेजिंग मिलिटराइज्ड आइडेंटिटी, पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग आइडेंटिटी एज ए हैवीली मिलिटराइज्ड स्टेट एंड बोर्न फ्रॉम द इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट एंड द फेलियर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जैसे कश्मीर का यहाँ पर जो इश्यू आपके सामने ही है, तो इंटरनेशनल लॉ फेल ही है। यूएनओ का क्या रोल रहा है? इतनी वॉर्स यहाँ पर देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, पैलेस्टाइन इजराइल का मामला, यूक्रेन रशिया का मामला अभी तक चल रहा है, 5th ईयर हो गया उसको, 5वां साल लग चुका है उसको, लेकिन अभी तक भी वहां पर मामला ठंडा है। सबसे बड़ा यहाँ पर मसला बना यूएस से इजराइल और ईरान के दरमियान, यूएनओ का क्या रोल है? जस्ट स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ है, तो पाकिस्तान ने अपना यहाँ पर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। और अप्रोच कौन सी है यहाँ पर? डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स की रिलेशंस की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए, एक तरफ जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ यहाँ पर चाइना के साथ रिलेशंस है, दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स के साथ है, ईरान के साथ है और यूएसए के साथ है। तो ये रिलेशंस यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ जो लेकर चला है, तो इससे फायदा भी हो रहा है। अब उसी चीज़ के ऊपर जो है यहाँ पर चाइना की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान को बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक रोल प्ले यहाँ पर कर रहा है। तो उसका आर्टिकल आएगा नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट्स की बात की जाए तो जैसे हमने पहले भी यहाँ पर बात की कि अब पाकिस्तान के यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो जाए और यहाँ पर डी एस्केलेशन हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो पाकिस्तान रोल रिफ्लेक्ट्स कमेंडेबल स्टेट क्राफ्ट्स एंड पोजिशनिंग द नेशन एट द center of the global relevance and regardless of the immediate outcomes and its emergence as a facilitators of the peace is the significant achievement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अब पाकिस्तान एक शटल डिप्लोमेसी होता है, बार बार ट्रैवल करके जाना और दोनों फ्री कैन के दरमियान में सुलह करवाना। तो अब ये चीज देखने को मिल रही है कि पैगाम यहाँ पर लाए भी जा रहे हैं और यहाँ से भी दिए जा रहे हैं कि भाई वजह क्या है कि यहाँ पर डी एस्केलेशन हो जाए, रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड पीस हो। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। तो यहां पर क्या करें, सिविल और मिलिट्री दोनों मिलकर लीडरशिप जो है अपना रोल प्ले कर रही है कि यहां पर ईरान, इजराइल और यूएसए का जो है यहां पर जो डी एस्केलेशन हो जाए, यहां पर जो वॉर है वो एंड यहां पर हो जाए। तो ये चीज है बेसिकली यहां पर। तो पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी देखा जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन में भी है और पाकिस्तान जो है अपना जो अप्रोच होनी चाहिए वो लेकर चल रहा है, ठीक है। तो एजेंडा भी जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर, उसके बाद डिप्लोमेटिक अप्रोच है, बैलेंसिंग एक्ट है, जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी रिलेशंस लेकर चलने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। तो हमारे पास रहेगा रिस्पॉन्सिबल टारगेटिंग क्वेश्चनिंग द लॉज ऑफ द एंगेजमेंट। इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखिए, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी, लॉज ऑफ टारगेटिंग जो सिलेक्शन है कि कौन कौन सी जगह के ऊपर टारगेट किए जा सकते, तो वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में अपने कवर कर चुके हैं। जिस तरह यहाँ पर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी था कि गल्फ स्टेट्स जो है वो क्या न्यूट्रल थी। तो अगर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है कि भाई अगर आप जो मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहे या अपनी टेरिटरी यूज़ करने नहीं दे रहे तो देन तो आप क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है। अगर आप ऑलरेडी जो है उनको जो है यूएसए मिलिट्री बेसिस वगैरह देखने को मिले, तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो बेस बनाते हुए ईरान ने यहाँ पर डिफेंसिव अटैक किया कि भाई हमने यहाँ पर डिफेंसिव अटैक किया, हो सकता है इन मिलिट्री बेसिस से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता था। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा ना मेन, एक तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यूएनओ का जो चार्टर है उसका चैप्टर 7 जो यहाँ पर किसके साथ डील करता है, टारगेटेड सिलेक्शन, कि कहाँ पर टारगेट किए जा सकते हैं, कहाँ पर टारगेट नहीं किए जा सकते। और यहाँ पर फिर केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा, यूएसए, इजराइल और ईरान वाला रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा जो लीगल फ्रेमवर्क भी देखने को मिलता है, जो यूएसए का वार क्राइम एक्ट जो पास किया जाता है 1996 के अंदर, इसको भी देखेंगे। और यहां पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या कहती है, वो भी 1996 के अंदर यहां पर जो है वो ये कहते हुए नजर आती है हमें कि जो जितने भी न्यूक्लियर जो वेपन रख रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। क्या है, बिल्कुल गैर कानूनी, और यूज करने की तो बात ही यहाँ पर दूर देखने को मिलती है। तो इनलीगल बेसिकली यहाँ पर करार दिया गया यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, तो ये भी है। तो अब यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली यह चीज है कि जो जिनेवा यहां पर हमें देखने को मिला 1949 के अंदर, देखें एक तरफ तो यहां पर जो यूएसए का जो यहां पर वॉर ऑफ डिपार्टमेंट जो हमें देखने को मिलता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। यहां पर पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक जैग जो है ना, यहां पर अगर देखा जाए तो लॉ ब्रांच है यहां पर वॉर की, किसकी, बेसिकली यूएसए की, ठीक है। अब तो यूएसए की लॉ ब्रांच है और इसके अंदर कितने बेसिकली यहाँ पर हमें लॉयर्स देखने को मिलते हैं 4000, कितने 4 to 5000,
ठीक है। अब क्या किया गया, अब थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो 500 जो है वो जो है पूरी दुनिया के अंदर लॉयर्स काम कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज किस में है, यहां पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। और ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट किसके रिलेटेड है, ये जंग की हिकमत अमली के साथ रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब यहां पर जो हमें जिनेवा कन्वेंशन देखने को मिले थे, यहां पर जो है वो जो लॉज पास किए गए, ठीक है। तो यहां पर जो 1100 कितना, यहां पर 1100, अगर यहां पर नजर नहीं आ रहा तो यहां पर लिख देता हूं, 1100 पेजेस के ऊपर बेस करता था ये। और इसको क्या बोला गया बाद में, लॉ ऑफ वॉर मैनुअल बोला गया। और कौन रेटिफिकेशन कौन करने वाला है, यहां पर यूएसए। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो लॉज बनाए गए और जिनकी कह लें कि यहां पर फाउंडेशन रखी गई, जिनकी रेटिफिकेशन की गई, तो सबसे पहले कौन आगे था, यूएसए था। लॉ बनाने में लेकर सबसे आगे कौन था, यूएसए था। लेकिन अब उन्हीं इंटरनेशनल लॉ को जब यहां पर वायलेट किया जा रहा है और जब यही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर देता है, यहां पर भी आप जो है वो यहां पर जो है ना वायलेंस एक्शन की आप बात करते हैं, वायलेंस ऑफ एक्शन इसकी बात करता है। तो यहां पर जो है फिर जो है शिफ्टिंग स्टांस स्टूपिड रूल्स भी इसको कहा जाता है। किसकी तरफ से कहा जाता है, यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी जो हमें रिपोर्टली डिसमिस द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट स्टूपिड एंड क्या कहा, एडवोकेटिंग फॉर वायलेंस ऑफ एक्शन एंड नो क्वार्टर दिस रेटोरिक अलोंगसाइड प्रेसिडेंशियल statements about assassinating leaders implications the USA in potential wrongful acts। अब ये यहां पर जो यूएसए ने मुद्दा बनाया ना कि हमने तो डिफेंसिव में किया है, यहां पर तो ईरान अटैक करने वाला, तो यहां पर बेसिकली बाद में भी इंटेलिजेंस ने कहा कि कोई भी इस तरह की जो है वो चीज नहीं थी कि हमारे सामने आई कि जो ईरान है वो अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की जो एक्सपर्टीज जो हमें यहाँ पर नजर आता है, एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वो उन्होंने क्या किया, इसको रेटिफाई भी किया। अब एक तरफ तो यहाँ पर यूएसए एग्जाम्पल लें कि टॉक्स एंड नेगोशिएशन चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर वॉर कर रहा है। इसी तरह एक तरफ यहाँ पर लॉज बनाए जा रहे हैं, उनकी फाउंडेशन रखी जा रही है, एक तरफ वो अच्छा काम भी कर रहा है और दूसरी तरफ जो है हमें वही जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वही जो ऑर्डर भी देता है यहाँ पर वायलेंस के अगेंस्ट। ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है ना। तो अब क्या एलिगेशंस, ईरान अटैक की बात की जाए तो रीसेंट ऑपरेशंस अगेंस्ट allegedly targeted protected persons, civilian infrastructures and political leadership including girls schools and naval vessels। तो critics यहाँ पर question these actions given the USA detailed legal protocols। अब देखें वो क्या यहाँ पर लॉस टारगेट बनाए गए थे कि वहां हॉस्पिटल्स हैं या हमारे कोई क्या स्कूल्स हैं, उन पर अटैक्स नहीं किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये सारी चीजें के टारगेटेड बेसिकली यहाँ पर थे लॉस बनाए गए। लेकिन अब देखें आप स्कूल्स के ऊपर भी आपको यहाँ पर टैक्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक के जो रेड क्रिसेंट है, ईरान रेड क्रिसेंट 85,000 कितना 85,000 यहाँ पर यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। कितना 85,000 रेड क्रिसेंट जो है यहाँ पर ईरान के अंदर उन यूनिट्स हैं 85,000 यूनिट्स, उनको यहाँ पर डैमेज किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। तो अब देखें एक तरफ से जो वो लॉज बनाए जाते हैं पीस लाने के लिए, दूसरी तरफ जो है इन्हीं लॉज को यूज किया जाता है वायलेंस ऑफ एक्शन। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब ये यूएसए का जो वॉर क्राइम एक्ट जो पास किया गया, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था ना कि अगर यहां पर वायलेशन की जाती है तो इसकी फिर क्या होगा, यहां पर इसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब क्या है, अब वायलेशन का अंबार लगा हुआ है, तो अब कौन देगा पनिशमेंट भाई? उसने तो सीधा यहां पर जो है सीधा कह दिया एडवोकेटिंग फॉर वायलेंस ऑफ एक्शन, तो कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। तो वहां पर जो लॉज बनाए जा रहे हैं उसको कैसे जो है यहां पर रद्दोबदल की जाती है। अब ईरान यहां पर क्या कहता है इससे, ईरान ने क्या रिस्पॉन्स किया भाई? ईरान कहता है कि भाई आर्टिकल जो 51 है, आर्टिकल 51 है यूएनओ का चार्टर का, तो वो क्या कहता है कि भाई मैंने तो डिफेंसिव में अटैक किया। तो अब देखा जाए तो 28 फेब को यहां पर यूएसए इजराइल ने मिलकर एपक फ्यूरी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, तो ये तेहरान के ऊपर अटैक किया गया। तो तेहरान के ऊपर जब अटैक किया गया तो यहां पर असैसिनेशन भी हमें देखने को मिली अयातुल्लाह खमेनी साहब की, ठीक है। तो फिर यहां पर जो है ईरान ने क्या किया, डिफेंसिव अटैक किया। डिफेंसिव अटैक क्या किया, यहां पर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को सामने रखते हुए कि भाई
ये गल्फ स्टेट्स के अंदर तो यूएसए मिलिट्री बेसिस है, इसका मतलब स्टेट्स अपनी जो है वो टेरिटरी जो है यूज करने दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ स्टेट्स ने मना कर दिया था कि हम ईरान के अगेंस्ट अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ये चीज ऑलरेडी क्लियर थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर डैमेजेस वगैरह किए गए और आर्टिकल 51 जो है सामने रखा गया यूएनओ का। उसके बाद रेस्ट्रेंट नॉट रेसिप्रोसिटी, अगर बात की जाए तो भाई ये बदले के लिए नहीं है बल्कि रेस्ट्रेंट के लिए लॉज होते हैं, लेकिन उल्टा चल रहा है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ द वॉर इज रेस्ट्रेंट नॉट रेसिप्रोसिटी। अब बदले के लिए नहीं है बल्कि क्या है, रेस्ट्रेंट के लिए, लेकिन वो चीज तो नजर नहीं आ रही। तो वायलेशंस बाय वन पार्टी डू नॉट absolve others of their obligations. Both treaty law and Islamic doctrines uphold humanitarian protections and emphasizing de-escalation over tit for tat actions. तो ये यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, अदले का बदला जो चल रहा है इस चीज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। तो अब जेनेवा कन्वेंशन से लेकर और उसके बाद यूएसए का वॉर क्राइम एक्ट से लेकर ये सारी चीजें जो यहाँ पर पास की गई, जिसको यहाँ पर लॉ ऑफ वॉर मैनुअल भी बाद में कहा गया, 1100 पेजेस के ऊपर जो बेस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या फायदा इनका, अब इनको दोबारा जो है जो जैग है, जो हमने बात की लॉ ब्रांच है जो वॉर की, क्या कहा गया यहाँ पर, तो भाई ये तो जितने भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट स्टूपिड करार दे दिया क्या, और किसके उस कन्वर्ट किया भाई एक्शन लेने के। और इसी तरह जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूएसए के, उसको डायरेक्ट किसका नाम दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ठीक है, जंग का जो डिपार्टमेंट है उसका नाम जो है दे दिया गया। तो अब देखे यहां पर जब से वो नाम दिया गया ना तब से लेकर जो है यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, ये चीज बेसिकली कही जा रही है। बात करते हैं यहां पर इनडिसेंट रिमार्क्स जो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से दी गई। देखें दोनों अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हमेशा से हमें वॉर देखने को मिल रही है, कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, राइवलरी भी देखने को मिल रही है। 4 टाइम ऑलरेडी इनके दरमियान में वॉर हो चुकी है और लास्ट टाइम जो वॉर हुई यहां पर हमें देखने को मिली अप्रैल के अंदर, पहलगाम अटैक जो अप्रैल के अंदर हुआ, और उसके बाद जो है अब मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है वॉर देखने को मिल रही है, 4 डे तक जो जारी रहती है, जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है। अब क्या होता है कि यहां पर रिसेंटली क्या होता है कि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, इजराइल का विजिट करते हैं। उसके अगर देखा जाए 48 आवर्स के बाद जो है यहाँ पर वॉर देखने को मिलती है यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान रीजन के अंदर जो है अपना मीडिएटर रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग एक्ट लेकर चल रहा है, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस की बात कर रहा है, यहाँ पर मीडिएटर रोल प्ले करने की बात कर रहा है। तो अब जो है यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से जो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज की बात की गई है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखें 5 पॉइंट्स से देन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो अनडिप्लोमेटिक रेटोरिक जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अग्रेसिव क्लेम्स है, कश्मीर इरिडेंटिज्म है, उसके बाद हिपोक्रेसी अनमास्क्ड है और पाथ टू पीस है। देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर अनडिप्लोमेटिक रेटोरिक की जो बात की जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यहां पर यह की जा रही है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब की, उसकी बात की जा रही है। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी डिप्लोमेट इस तरह की लैंग्वेज, ये चीज यहां पर मैटर कर रही है, ये बात की जा रही है। देखिए ये बात की जा रही है कि उन्होंने कहा कि भाई जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर, क्या रीजनल के बोल, जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर हम जो है अपना कह लें कि एज ए मीडिएटर रोल या एज ए ब्रोकर जो है रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। अब ब्रोकर आप समझ रहे हैं कि कितना एक इसको जो है वो वर्ड जो है ना एक बहुत इसको जो है ना बुरा समझा जाता है, जो यूज किया जाता है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जब यूक्रेन और यहां पर रशिया के दरमियान में वॉर होती है तो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यहां पर मीडिएटर रोल प्ले किया जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा फिर? जो पाकिस्तान अभी एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है कि एटलीस्ट रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर पीस आ जाए, ठीक है, डी एस्केलेशन हो जाए, ठीक है, उसमें तमाम कंट्रीज का फायदा ही है। तो ये चीज़ है ना। तो अब यहाँ से जो लैंग्वेज यूज की गई है तो उसको फिर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो इसको समझा जा रहा है कि मेगाफोन थेट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि नुमाइशी सियासत को जो है वो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। एक चीज़ तो ये है। उसके बाद एक किस्म का आप कह लें कि यहाँ पर एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है वो हो नहीं पा रहा। अग्रेसिव क्लेम्स की बात की जाए तो अब जो है यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान में वॉर हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉर को जब हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के ऊपर यही ब्लेम था कि यहाँ पर भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे, तो हमने इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक किया इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अब यहाँ पर कश्मीर इरिडेंटिज्म की बात करें तो अब जो आज़ाद कश्मीर है उसकी बात की जा रही है, तो ये तो एक चुराया हुआ हिस्सा है और ये तो वापस आना चाहिए और इस तरह के रिमार्क्स। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर
पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में यहाँ पर बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसको भी यहाँ पर इलीगल करार दे दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। हिपोक्रेसी अनमास्क का आपके सामने है कि जिस तरह यहाँ पर हमें यहाँ पर जो नजर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से भी यही नजर आता है कि यहाँ पर जो कहा गया, जब इमाम बारगाह के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो यही कहा गया कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं या जितने भी है, तो टोटली अगर देखा जाए तो नेबर कंट्रीज इसको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आते। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिली, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, लफ्जों की जंग, ये भी देखने को मिली यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अफगानिस्तान और न्यू दिल्ली के रिलेशंस हमें यहाँ पर, जो काबुल और न्यू दिल्ली के रिलेशंस हमें देखने को मिले, डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सामने आती गई। तो ये उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर, तो बिहेवियर जिस तरह मिनोरिटी के साथ देखने को मिल रहा है, तो ये पूरा जो है अभी वो टाइम है कि यहाँ पर जो है ना इन चीज़ों का नहीं है अग्रेसिव होने का, बल्कि क्या है यहाँ पर डिप्लोमेटिक यहाँ पर टॉक्स होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो पाथ टू पीस का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो रेडी है इसके लिए कि चले डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस, डिप्लोमेटिक टॉक्स होना जरूरी है। इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस तरह की जो है वो लैंग्वेज को यूज़ किया जाना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर चीज़ कही जा रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर चाइना एडवाइजर्स ईरान टू गो फॉर टॉक्स। इस चीज को देखें, यहाँ पर 5 पॉइंट्स है, ओवरव्यू लेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह जो है यहाँ पर सराहा जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेटिक जो है वो रोल प्ले कर रहा है, एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। देखें यहाँ पर तो स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रोल, 5 पॉइंट है। चाइना स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट है यहाँ पर, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी लाउडेड पाकिस्तान unremitting efforts to de-escalate USA-Iran tensions and reaffirming Beijing's support for Islamabad's continued mediation। अब यहां तक चाइना की तरफ से भी यहाँ सराहा गया। दूसरा यहाँ पर जर्मनी की तरफ से क्या कहा गया, सिग्नल्स इमिनेंट टॉक्स। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है जोहान वेडपॉल की तरफ से क्या कहा गया, इंडिकेटेड दैट डायरेक्ट USA-Iran टॉक्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन पाकिस्तान वेरी सोन। तो यहाँ पर इस्लामाबाद की जो बार बार बात की जा रही थी, हम रिजल्ट भी बात कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि इसका वेन्यू यहाँ पर चेंज हो सकता है, यहाँ पर इजिप्ट भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद वाइडल इंटरनेशनल बैकिंग की बात की जाए तो जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और वो और कवेत के जो यहाँ पर क्राउन प्रिंस हमें देखने को मिल रहा है, दोनों ने पाकिस्तान की जो यहाँ पर एफर्ट्स को सराहा है कि जिस तरह पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले करके जो क्या कर रहा है, यहाँ पर पीस इंश्योर करवाने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में सुलह करवाने की बात कर रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंट्रल इंटरमीडियरी जी बात की जा रही है। पाकिस्तान जो है वो पूरा अपना यहाँ पर एफर्ट लगा रहा है कि एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हुए दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर जो है वो सुलह हो जाए, डी एस्केलेशन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 पॉइंट्स भी दिए गए। तो हमने जैसे पहले भी बात की कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से या टर्की की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से यहाँ पर शटल डिप्लोमेसी देखने को मिले कि पैगाम की रसानी है, ले जाया जा रहा है और लेके आया जा रहा है ताकि मामलात को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सके, डी एस्केलेशन हो सके, ठीक है। शेयर्ड विजन फॉर पीस की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना एक ही बात करते हैं कि भाई जो है ना वो रीजन के अंदर जो पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखा जाए तो चाइना ने भी यही कहा कि हम जो है वो आपको फुली सपोर्ट करते हैं ताकि इसको जो है वो कह लेके डी एस्केलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर G7 की बात करेंगे। देखें G7 को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को रिलेट किया था हमने यूएसए के साथ, और बेसिकली क्यों इनवाइट नहीं किया गया जो अब इस बार जो है वो G7 के अंदर साउथ अफ्रीका को, उसकी वजह यह थी कि यूएसए की तरफ से दबाव डाला गया यहाँ पर फ्रांस के ऊपर कि भाई आपने साउथ अफ्रीका को इनवाइट नहीं करना। उसकी रीज़न क्या थी, एक तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि जो अफ्रीकन के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर जो वाइट अफ्रीकन है बेसिकली उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है इस वजह से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का भी मेंबर है, रीजनलाइजेशन की बात करता है, डीडॉलराइजेशन की भी बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म की, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ भी है। तो 2025 के अंदर यूएसए ने G20 को भी यहाँ पर जो है एक्सेप्ट बाइकआउट कर दिया था, यहाँ पर अटेंड नहीं किया। तो ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी जो हमारे पास है G7 बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो यहाँ पर 15 टू हमें 17 जून को जो है वो कह लेके समर देखने को मिल सकती है फ्रांस के अंदर। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है।
तो ये चीज है। अब यहां पर जो ना इंपोर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करने वाली ये है कि ये फॉरेन मिनिस्टर्स की हमें जो समझ देखने को मिल रही है, मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है कि भाई जो आप वॉर जो लड़ रहे हैं उसकी हिकमत अमली क्या है, उसका कोई जो प्लान है वो बताए हमें क्या है। इस चीज को बेसिकली जो है वो पूछा जाए। अब यूरोप यहां पर फंस चुका है। यूरोप की बेचारे की यह प्रॉब्लम है कि एक तरफ यहां पर यूके रशिया देखने को मिल रहा है, सॉरी यूक्रेन और रशिया का मसला देखने को मिल रहा है। अब यहां पर रही कई कसर जो है यहां पर गल्फ स्टेट्स की निकल गई। भाई एनर्जी कहां से सपोर्ट करेगा? ऑलरेडी यूएसए के साथ मिलकर तो रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा चुका है, जहां पर वो 40 to 60% जो है एनर्जी सपोर्ट करता था। किससे? रशिया से, यूरोप। तो अब जो है गल्फ स्टेट से इंपोर्ट करा, तो गल्फ के ये हाल है, तो एकदम से उनकी प्राइसेस, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस देखे 50% भी और बढ़ गई हो, वहां पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो अब ये बार बार यूरोप की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप कर क्या रहे, हो क्या रहा है, इस चीज को बेसिकली यहां पर देखा गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने क्या कहा है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ जो हमें यहाँ पर सेक्रेटरी जो नजर आता है मार्क रूबियो, ठीक है, फॉर डिटेल्स ऑन अमेरिकन प्लान्स फॉर ईरान विद ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर डीपनिंग रशिया ईरान जो यहाँ पर जो कॉपरेशन। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान को जो सपोर्ट कर रहा है वो रशिया कर रहा है, ये भी बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, यही चीज भी है। तो नो जॉइंट G7 कम्युनिक सिग्नल्स डाइवर्जेंस बिटवीन यूएस एंड अलाइज। अभी तक जो कॉम्प्रिहेंसिव कोई जिस तरह प्लान शेयर होना चाहिए तो वो यहाँ पर नजर नहीं आता, दोनों अलग अलग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूके अर्ज स्विफ्ट रेजोल्यूशन टू द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कंडेम ईरान्स ब्लॉक्ड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपैक्टिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई। तो अब यहाँ पर देखा जाए ऑयल प्राइसेस, अब देखें यहाँ पर यूरोप को सबसे बड़ा लॉस क्या है यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर गल्फ स्टेट से क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर बंद कर दिया गया। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं पे जो अगर देखा जाए ईरान की तरफ से भी प्रेशर जिस तरह बिल्ड किया गया, स्ट्रैटेजीज आप चेक करें कि ये एसिमेट्रिकल वॉर है कि आप सामने वाले की जो है वो कहते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को यहां पर डैमेज करने की कोशिश की जाती है। तो ये वही चीज है। तो हालांकि क्या होगा, यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब जिससे फिर जो 20 to 30% जो है यहाँ पर हमें सप्लाई देखने को मिली तो वो बंद कर दी गई। तो यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इसका इंपैक्ट पड़ा। तो अब यहाँ पर जो एक तरफ यूरोप जो है यूएसए को भी कह रहा है कि भाई आप क्या कर क्या रहे हो यहाँ पर। हालांकि जो है ट्रंप की तरफ से जब इनवाइट किया गया ना भाई आप भी ज्वाइन करो वॉर को, तो यूरोप ने कहा भाई हम वॉर को ज्वाइन नहीं करें, ये ना तो नेटो का मिशन है। ये जो वाइस चांसलर है, अकॉर्डिंग टू वाइस चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, और दूसरे के बाद हमें नजर आते हैं यहाँ पर केयर स्टारमर और मैनुअल मैक्रोन वगैरह, इन्होंने कहा कि भाई ये नेटो का मिशन नहीं है, ये इजराइल की वॉर है, आप हमारा जो है आप अलाए हैं तो हम इसलिए आपके साथ स्टैंड करें। तो ये चीजें बेसिकली देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो इस यहाँ पर रूबियो ने जो जवाब दिया कि भाई जो कमिटमेंट्स है टू रशिया यूक्रेन सीज फायर एंड निगोशिएटिंग सेटलमेंट, ठीक है, ये भी होगा। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पर देखें, अगर बात की जाए ना ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि एट द क्रॉस रोड है या ग्लोबल इकोनॉमी एट द क्रॉस रोड है, तो यहाँ पर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमें होता हुआ नजर आता है। तो लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रोल प्ले कर रही है, इस चीज को देखेंगे। देखें अभी जो है ना वन साइडेड जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है या आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को IMF बैंक में देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर जो है यहाँ पर फर्दर जो है उनके एप्लीकेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें यहां पर यूनाइटेड स्टेट जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है यहां पर जेमिसन गरीर क्या कहते हैं कि यूएसए मेयर्स आर करेक्टिव रिस्पांस टू द इम्बैलेंस इन द करंट सिस्टम। वो कहता है कि जिस तरह यहाँ पर ना बराबरी या इनबैलेंस देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर यूएसए ने जो भी स्टेप उठाए हैं वो ठीक है, ये बेसिकली कहा जा रहा है। अब वाशिंगटन यहाँ पर एक और चीज भी है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एपलेट बॉडी है, एपलेट बॉडी इसका मीन्स क्या होता है, जो यहाँ पर ट्रेड के तनाज़ात को, डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। तो उसको यहाँ पर जो है वो कह लें कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर नहीं हो पा रही 2019 से। सबसे जो अगर नोट करने वाला पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि वाशिंगटन बेसिकली यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो एपलेट कोर्ट है वो जो सॉल्व करती है डिस्प्यूट वगैरह ट्रेड के, तो उसके जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रही 2019 से। एक चीज तो ये यूएसए हैज इशूड डॉक्यूमेंट्स contesting fundamental world trade rules and signaling a rigid reforms position। तो ये आप जो है पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पर यूक्रेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें यहाँ पर जो है वो पैकेट साइन होता हुआ नजर आया, एयर डिफेंस डील भी देखने को मिली। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, इनको यहाँ पर जो हम ओवरव्यू लेंगे इसका जस्ट, ठीक है। बाकी जो है मेन अगर इसका क्रक्स देखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूक्रेन के दरमियान में एयर डिफेंस पैकेट हुआ क्या चीज, किन चीजों को लेकर है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कीफू और रियाद हैवीली ऑफिशियली सील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग एयर डिफेंस एग्रीमेंट एंड लिवरेजिंग यूक्रेन्स एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज इन न्यूट्रलाइजिंग Iranian drones attacks to bolster सऊदी अरेबियाज डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। देखिए यहाँ पर जो है ना जिस तरह ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं तो जो एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर जो वीक नजर आ रहा है, तो यूक्रेन ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ये चीज है बेसिकली। तो स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस पैकेट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की विजिट करता है यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया साइंड एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन द एनहांसिंग द किंगडम एयर डिफेंस अगेंस्ट ईरान ड्रोन थ्रेट्स, जितने भी है बेसिकली जो ईरान यहाँ पर अटैक्स कर रहा है उसके अगेंस्ट बेसिकली बात की जा रही है। बैटल टेस्टर यूक्रेनियन एक्सपर्टीज अगर बात की जाए तो जितना भी यहाँ पर चीप इंटरसेप्टर्स नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जैम जो हमें जैमिंग देखने को मिलती है, एंटी क्राफ्ट गन्स देखने को मिलती है जो रोल प्ले करती है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रशिया के साथ जो उनकी वॉर लगी है तो उसके अगेंस्ट भी वो यूज करते हुए नजर आते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो यहाँ पर इसको सप्लाई करेगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव जो सिस्टम बिल्डिंग की बात की जा रही है, इसके अंदर जो नजर आ रही है ना एआई कैपेबिलिटीज जो ड्रोन्स के अंदर देखने को मिल रही है ना, जो विदाउट पायलट है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है बेसिकली, कि यूक्रेन ने कहा है कि सऊदीया को भी हम आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर किसके अगेंस्ट, बेसिकली ड्रोन अटैक्स ईरान के। पोटेंशियल फॉर द ब्रॉडर एक्सचेंज, Kifu has also proposed exchanging its cost-effective drone interceptors for the more expensive air defense missiles करंटली डिप्लॉयड बाय द गल्फ नेशंस। तो अब वही बात है कि वो जो इंटरसेप्टर्स यहाँ पर जो प्रोवाइड किए जाएंगे रशिया इसकी यूक्रेन की तरफ से किसके अगेंस्ट, बेसिकली ईरान के अगेंस्ट। तो अगर क्रक्स अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यूक्रेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान में एयर डिफेंस पैकेट होता है, जहाँ पर जो है वो यूक्रेन क्या करता है, यहाँ पर ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि जितने भी एंटी ड्रोन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वोकैब की, हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। वर्ड्स को आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वाइकेरियस, वाइकेरियस मींस क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड थ्रू एन अदर पर्सन्स एक्शंस आर फीलिंग्स, ठीक है, दूसरों के तजर्बों से सीखना, दूसरों की हरकतों से सीखना या दूसरों के जरिए महसूस करना। सिनोनिम क्या बनेगा, इनडायरेक्ट या सेकंड हैंड। एंटोनिम क्या बनेगा, डायरेक्ट या फर्स्ट हैंड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस का मतलब होता है एक्सेसिव अलर्टनेस और सेंसिटिविटी टू डेंजर। अलर्ट रहना मींस हद से ज्यादा चौकन्ना रहना, ठीक है। अलर्टनेस या वॉचफुलनेस हमारा सिमिलर मीनिंग आएगा। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, इन अटेंटिवनेस या केयरलेसनेस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एपोकलिप्टिक। एपोकलिप्टिक मींस क्या है यहाँ पर, रिलेटिंग टू टोटल डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही हो जाना या एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का खात्मा। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, कैटास्ट्रोफिक या डूम्सडे। उल्टा क्या बनेगा, होपफुल या माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रॉट। फ्रॉट मीन्स क्या होता है, फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल, फुल ऑफ टेंशन, जो कल परेशान कौन सूरत हाल को भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस सिचुएशन को बोल सकते हैं या स्ट्रेसफुल, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, काम हो जाना, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है, आ स्टेट ऑफ लो स्पिरिट्स ड्यू टू लॉस ऑफ होप। होता है क्या है, मायूसी को बोला जाता है बेसिकली, किसको बोला जाता है, मायूस को, सूरत हाल को बोल सकते हैं आप, डिस्पेयर या होपलेसनेस, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, होप या ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला, फर्वर मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इंटेंस पैशन और एंथुसियाज्म मीन्स जोशीले को बोला जाता है, जो जज्बा होता है अंदर, ठीक है। तो जील बोल सकते हैं या पैशन, ठीक है, जज्बा काम करने का कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उल्टा क्या बनेगा, एपैथी या इंडिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सप्लेटिव मीन्स क्या होता है यहाँ पर, स्वेयर वर्ड्स आर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो जो गाली के रिलेटेड होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। कर्स या स्वेयर वर्ड्स, सख्त किस्म के जो लफ्ज यूज किया जाता है एक्सप्लेटिव, है ना, उसको बोला जाता है। प्रेज या कॉम्प्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेन स्टेकिंगली मीन्स क्या होता है, विद द ग्रेट केयर एंड एफर्ट्स, ठीक है, हाथ से ज्यादा एहतियात करना, मेहनत करना, ठीक है, केयरफुली, डिलीजेंटली, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, केयरलेसली या आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या पास क्या है,
रेसिप्रोसिटी मीन्स क्या होता है, अदले का बदला जो होता है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज या तबादला कह सकते हैं, और गिविंग बैक, ठीक है। लेन देन भी कह सकते हैं, म्यूचुअलिटी या एक्सचेंज आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, सेल्फिशनेस या इम्बैलेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, परटेंड। परटेंड मीन्स क्या होता है, रिलेटेड और कनेक्टेड टू समथिंग, किसी के साथ राब्ते में होना या कनेक्टेड होना, रिलेटेड या कंसर्न। उल्टा क्या बनेगा, अनरिलेटेड या इररेलेवेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन मीन्स क्या है, टेकिंग प्रॉपर्टी अवे, किसी की प्रॉपर्टी को छीन लेना, कब्जा कर लेना, इनेक्सेशन कर लेना। कॉन्फिस्केशन भी आप कह सकते हैं, सिमिलर। सीजर, उल्टा क्या बनेगा, रेस्टिट्यूशन या रिटर्न, वापस दे देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, जगलिंग। जगलिंग मीन्स क्या होता है, यहां पर मैनेजिंग मैनी टास्क, एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना, ठीक है। बैलेंसिंग या मल्टीटास्किंग। उल्टा क्या बनेगा, निग्लेक्टिंग या मिसमैनेजिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ह्यूब्रेस। ह्यूब्रेस मीन्स क्या, एक्सेसिव प्राइड, गरूर को बोला जाता है, तकब्बुर को बोला जाता है, ठीक है। एरोगेंस या प्राइड, ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव मीन्स क्या था, हार्श अब्यूसिव लैंग्वेज, गालिम गलोच देने वाली लैंग्वेज को बोला जाता है। अब्यूज या इंसल्ट, उल्टा क्या बनेगा, प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। लास्ट हमारे पास क्या है, बिजारे। बिजारे मीन्स क्या है, यहाँ पर वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल जो लगता है, बद्दा सा, ठीक है, अजीबो गरीब, ठीक है। स्ट्रेंज या ऑड, उल्टा क्या बनेगा, नॉर्मल या ऑर्डिनरी, आप इसको कह सकते हो। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।